अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम। लेक्चर्स बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में फ्रॉम डायूरेटिक्स टिल रेनिन इनहिबिटर्स तक हमने डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होते हैं? ये वो एजेंट होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। जब फर्स्ट लाइन ऑफ एजेंट्स, जितनी भी ड्रग्स जो डिस्क्राइब कर चुके हैं हम, डायूरेटिक्स से लेकर रेनिन तक, इनइफेक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस करें या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो किसी भी वजह से, हम नहीं दे सकते हो इन्हें फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, तो फिर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की तरफ मूव करते हैं। ओवरडोज इसकी अवॉइड की जाती है, वो इसलिए कि ओवरडोज जो है वो एक्सीज वेजोडाइलेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया: डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोपाइरिनाइट, डाईफिनाइल अल्काइल अमीन, बेंजोथाइजीपीन। ये जो दो डाइफेनाइल अल्काइन अमीन्स एंड बेंजोडाइजेपीन है, इन दोनों का काम ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, इसीलिए कंबाइंडली हम इन्हें नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन कहते हैं, जो कि थोड़ा सा वरी करता है किससे, डाइहाइड्रोपाइरिडीन से। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगी। डाइहाइड्रोपाइरिडीन पहले किस तरीके से काम करते हैं, नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है वेजो कंस्ट्रक्शन का, उसे समझा दूं। उसके बाद फिर मैं डाइहाइड्रोपाइरिडीन किस तरीके से वर्क करते हैं उसकी तरफ चलूंगी। सपोज कर लीजिएगा ये ब्लड वेसल और यहाँ जो सेल हैं, दीज आर द वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स, और ये यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की है। कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है? जब एल टाइप चैनल होते हैं हमारे पास, वो ओपन होते हैं, एंड देन इनके ओपन होने से कैल्शियम की एंट्री होती है, कैल्शियम आयन इन होता है, एंड देन ये कैल्शियम आयन इन होने से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से वेजो कॉन्स्ट्रक्शन एंड ब्लड प्रेशर हाई होता है। डाईहाइड्रोपाइरिडीन, ये सारे एजेंट्स क्या करते हैं, डाईहाइड्रोपाइरिडीन एजेंट्स जाके इन एल टाइप जो चैनल होते हैं इनको ब्लॉक कर देते हैं। जब ये चैनल ब्लॉक हो जाते हैं तो इसका मतलब कैल्शियम इन नहीं होगा, कैल्शियम इन नहीं होता तो वेजो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस नहीं होता, एंड देन ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। क्या फर्क है डाईहाइड्रोपाइरिडीन और नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन में? एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो डाईहाइड्रोपाइरिडीन हैं, ये सिर्फ वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स में जो एल टाइप चैनल हैं उनको ब्लॉक करते हैं, जबकि नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन जो है वेस्कुलर स्मूथ मसल एल टाइप चैनल को भी ब्लॉक करेंगे, और इसके साथ साथ जो हार्ट में स्मूथ मसल सेल्स मौजूद हैं उनमें भी एल टाइप चैनल जो उनको भी ब्लॉक कर देंगे। ये दोनों को लेकर काम कर रहे होते हैं, नॉन सिलेक्टिव होते हैं, और वो सिर्फ एक को लेकर काम कर रहा होता है, सिलेक्टिव होता है। कौन कौन से एजेंट शामिल हैं डाईहाइड्रोपाइरिडीन में? नाइफिडिपिन, एमलोडिपिन, फेलोडिपिन, इजराडिपिन, नाइकार्डिपिन, निजोल्डिपिन, ये सब एजेंट इंक्लूड हैं डाईहाइड्रोपाइरिडीन में। जबकि नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन में डाइफिनाइल अल्काइल अमीन, जिसमें वेरापामिल है, एंड देन बेंजोथाइजिपिन में डिलजाटिन है। इनके थेराप्यूटिक यूज क्या है? हम इन्हें थेराप्यूटिकली यूज करते हैं हाइपरटेंशन, एस्थमा, डायबिटीज, एंजाइना, और इसके अलावा पेरिफेरल वेसिकुलर डिजीज में। जबकि जो वेरापामिल और डिलजाजिम है, इन्हें हम यूज करते हैं हाइपरटेंशन और एंजाइना में, क्योंकि ये दोनों हार्ट और वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल दोनों के एल टाइप चैनल को ब्लॉक करता है। इसी वजह से हम इसे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीएरिथमियाज में, माइग्रेन हेडेक वगैरह में भी यूज करते हैं। दोनों के डाईहाइड्रोपाइरिडीन एंड नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन के जो कंबाइंड एडवर्स इफेक्ट हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन, वर्टाइगो, हेडेक, फैटीग के अलावा हाइपोटेंशन शामिल है। अब बात करेंगे अल्फा ब्लॉकर्स की। अल्फा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? अल्फा रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करते हैं, एंड देन बाइंड करके उनको स्टॉप कर देंगे, उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही हैं, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव। इनका मतलब क्या है? देखिए, नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स वो हैं जो कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों के साथ बाइंड करेंगे, किसी एक को लेकर सिलेक्टिविटी शो नहीं करेंगे। जबकि सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं या तो वो सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसको ब्लॉक करेंगे, या फिर वो सिर्फ अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसको ब्लॉक करेंगे, किसी एक को लेकर सिलेक्टिव होंगे। तो अभी जो मेरा टॉपिक है वो हाइपरटेंसिव एजेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए मैं अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात करूंगी। यहाँ पे हमारे पास जो एजेंट है, दीज आर प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्सिजोसिन। ओसिन जो होता है सफिक्स, वो नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहा होता है अल्फा 1 ब्लॉकिंग एजेंट को। ठीक है, ये अल्फा वन ब्लॉकर्स होते हैं, एंड दीज एजेंट आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। फिर हमारे पास बीटा रिसेप्टर, अगर आप बीटा ब्लॉकर अगर आपने किए हो, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट, इन तमाम लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के टॉपिक्स जो हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए।
ये उस वक्त काफी डिटेल में डिफाइन किया था, और जो इस वक्त मेरा कंसर्न है वो ये मैंने सर्कल किया हुआ है, एंटागोनिस्ट ऑफ बोथ एड्रेनोसेप्टर्स, जिसमें दो एजेंट है, लेबिटोलॉल, कार्बिडिलॉल। ये दोनों एजेंट, इनकी ब्यूटी क्या है, ना सिर्फ ये अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड करके इनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगे, बल्कि ये बीटा रिसेप्टर के साथ भी बाइंड कर रहे होते हैं, और बीटा रिसेप्टर मेनली आपको मालूम है हार्ट में मौजूद होते हैं। तो ये दोनों रिसेप्टर के साथ बाइंड करके इनको ब्लॉक कर देते हैं, और एड्रेनोसेप्टर इज अ कंबाइंड टर्म वी यूज फॉर बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। बाइंड करके उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे। दैट्स व्हाई वी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट कर रही होती हैं। अगर आपने न्यूरो ट्रांसमिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन का लेक्चर सुना हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आपको इस लेक्चर को समझने में आसानी होगी, और जिन्होंने सुना हुआ है तो उनका कॉन्सेप्ट मजीद यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आपको मालूम है कि ये मैं एक साइनेप्स बना रही हूँ, ये प्री साइनेप्टिक एरिया है, और ये साइनेप्टिक लेफ्ट, एंड दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक एरिया। प्री साइनेप्टिक एरिया पे यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, जिनको प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ये कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? दीज आर अल्फा 2 रिसेप्टर। इन रिसेप्टर पे एगोनिस्ट बाइंड करते हैं, और वो एगोनिस्ट कौन सा है? यहाँ पे जो क्लोनिटीन है ये एक्ट कर रहा है एज अल्फा 2 एगोनिस्ट। ये जाके इस अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करके नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, सपोज कर लीजिए कि ये वेसिकल है, और इनसाइड दिस वेसिकल नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रेजेंट। तो जैसे ही नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो इस नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को डिक्रीज किया जाएगा, इनहिबिट किया जाएगा। आपको मालूम है कि नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रोल प्ले करता है। जितनी भी वो एक्टिविटीज जो कि सिंपैथेटिक साइड पे आती हैं उनको प्रमोट करता है। तो अब इसके रिलीज को अगर इनहिबिट किया जा रहा है, तो इसका मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज इसके अंदर आती हैं उन सबको डिक्रीज किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। और उसमें एक ये भी है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो इसके रिलीज को इनहिबिट या डिक्रीज करने से हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल किया जा रहा होता है। तो क्लोनिडीन एक्ट करता है एज अल्फा 2 एगोनिस्ट, और अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करके नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को एक्टिवेट करके कंट्रोल करता है हाई ब्लड प्रेशर को। ये रीनल ब्लड फ्लो जो होता है उसको डिक्रीज नहीं करता। इसके जो एडवर्स इफेक्ट है उसमें सिडेशन और ड्राइंग ऑफ नेजल म्यूकोजा शामिल है। दूसरा जो एजेंट इस कैटेगरी में आता है वो हमारे पास है अल्फा मिथाइल डोपा। ये भी सेम क्लोनिडीन की तरह काम करता है, बट पहले इसको कन्वर्ट होना होता है इनटू एक्टिव फॉर्म, एंड दिस इज मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। अल्फा मिथाइल डोपा is converted into methyl norepinephrine, and then this converted form methyl norepinephrine will bind to alpha 2 receptor and then activate negative feedback system। ठीक है, ये भी अल्फा 2 एगोनिस्ट की तरह ही एक्ट करता है। लीड करता है रिड्यूस टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, और डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। कार्डिक आउटपुट को ये डिक्रीज नहीं कर रहा होता है। ऐसी वुमेन जो प्रेग्नेंट और हाई ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन हो, तो हम उसमें इसे दे सकते हैं। इसमें जो एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड है वो है ड्राउजीनेस। फिर हमारे पास लास्ट है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। देखिए, जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है वो रेयर होती है, बट ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। अगर ये हो जाए तो ये डेथ को लीड कर रहा होता है। इसमें जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तकरीबन वो 150 से ज्यादा रीडिंग हमारे पास आती है, और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 210 से ज्यादा रीडिंग्स आ रही होती हैं। इसको ट्रीट करने के लिए इमरजेंसी में जो हम एजेंट यूज करते हैं दीज आर एनलिस्टेड, जिसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, लेबिटोलॉल, फेनोल्डोपाम और नाइकार्डिपिन शामिल है। जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है ये आईवी रूट के थ्रू दिया जाता है, और ये प्रमोट करता है वैसोडाइलेशन को विद रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। लेबिटोलॉल अभी आपने डिस्कस किया है, एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर है, दोनों अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगा। आईवी रूट के थ्रू ही हम इसे देते हैं। और फिर जो हमारे पास थर्ड एजेंट है दैट इज फेनोल्डोपाम। इसको हम आईवी रूट के थ्रू ही देते हैं। एक्चुअली ये जो फेनोल्डोपाम होता है, दिस इज अ पेरिफेरल डोपामिन 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, और इसको भी सेम वही कि आईवी रूट के थ्रू हमने देना है। सेफली हम इसे यूज करते हैं उन पेशेंट में जिनको रीनल इनसफिशिएंसी हो। ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है उन पेशेंट को लेकर जिन्हें ग्लाउकोमा हो। लास्ट वी हैव नाइकार्डिपिन। ये अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर उसमें शामिल है। आईवी रूट के थ्रू हम इसे देते हैं। इनिशियल डोज 5 mg पर एच हम देते हैं, लेकिन इस डोज को हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो। 15 mg तक ही जाता है। इसका जो लॉन्ग लास्ट इफेक्ट है वो काफी ज्यादा है, तकरीबन 8 आवर्स तक ही इसके रिजल्ट देखे गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।